Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article talks about economic slowdown in China and rising unemployment there. This topic could be useful from the perspective of GS Paper 3 Indian Economy point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड थोड़ी एनालिसिस करेंगे। तो ये आर्टिकल कहता है कि चाइना के अंदर एजुकेटेड यूथ के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट के जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इट इज बियॉन्ड 20%, 21-22% तक जा चुका है। यानी कि वहाँ पे खासकर जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं उनके बीच में या उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स काफ़ी हाई हैं। Many college graduates are struggling to find meaningful jobs in matching with their qualifications. और अगर जॉब्स मिल भी रही हैं तो these are low paying jobs जिसको आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। At the same time, many now college graduates have decided to become full time children. अब ये क्या मतलब है full time children? मतलब दे हैव डिसाइडेड टू कम्प्लीटली रिलाई ऑन पैरेंटल सपोर्ट। गांव चले गए, वहाँ पे माता पिता के साथ रह रहे हैं, पूरी तरह से उनके सपोर्ट पे ही सरवाइव कर रहे हैं। तो ये भी सिचुएशन आ गई है कि मेनी यूथ आर बिकमिंग फुल टाइम चिल्ड्रन। जो एजुकेशनल एक्सपेंशन है, मतलब जिस तरीके से कॉलेज ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उस हिसाब से जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है इन चाइना। ऐसी सिचुएशन मोर और लेस तो भारत में भी है ही, बट अब चाइना की इकोनॉमी में भी ये समस्या देखने को मिल रही है कि एजुकेटेड यूथ के अमंगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं। दिस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन चाइना माइट लीड टू लार्जर सोशल अनरेस्ट एज वेल। देखिए, भारत के अंदर तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो जब एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने का एक जरिया होता है इलेक्शन। 5 साल में इलेक्शन होता है एंड थ्रू बैलेट पीपल एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन। तो इस तरीके से वो जो टेंशन है वो रिलीज हो जाता है। बट चाइना के अंदर तो इस तरह की डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं जहाँ पे पीपल वुड वोट फॉर देयर कैंडिडेट्स and directly and directly get representation in law making process. तो ऐसे सिनारियो में चाइना के अंदर अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है तो दैट इकोनॉमिक क्राइसिस में टेक शेप ऑफ लार्जर सोशल अनरेस्ट। फ्रस्ट्रेशन में लीड टू बिगर पॉलिटिकल डिसरप्शंस इन चाइना, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो ये तो मोटा मोटा इस आर्टिकल में बातचीत की गई है, लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं कि आखिर चाइना के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन आ ही क्यों रहा है। हाल फिलहाल में आईएमएफ ने भी अपने एक रिपोर्ट में डेटा के बेसिस पे कंफर्म किया कि यस, चाइना इज फेसिंग स्लोडाउन एंड दिस स्लोडाउन इज गोइंग टू कंटिन्यू, रादर गोइंग टू बिकम मोर अक्यूट इन कमिंग ईयर्स। तो मौजूदा टाइम में चाइना जो है वो लगभग 5% के रेट से लगभग ग्रो कर रहा है चाइना की इकोनॉमी, विच इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन to about 3% by 2029 as per a report released by IMF. क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है चाइना की इकोनॉमी? तो चाइना की इकोनॉमी डुअल चैलेंज फेस कर रही है, इंटरनल चैलेंजेस एज वेल एज एक्सटर्नल चैलेंजेस। तो विद इन द इकोनॉमी इटसेल्फ चाइना का जो मेन मूवर है चाइना की इकोनॉमी का, रियल एस्टेट सेक्टर, वहां पे डिमांड में डिक्लाइन देखा जा रहा है और उसके पीछे बड़ा कारण है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक वीसीएस सा साइकिल बन गया है। हमने पढ़ा है क्लास में द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअस एंड वीसीएस साइकिल। तो चाइना इज नाउ गेटिंग इनटू अ scenario or situation of a VCS cycle. Few months ago, China was facing the problem of deflation. We have discussed in the class कि how deflation, यानी कि डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल या वेरी sluggish increase in the prices of the items might lead to VCS cycle in the economy. Low demand, low supply and low employment generation. So that problem is being faced by China's economy. और उसमें जो चाइना का जो मेन इकोनॉमी का मूवर रहा है अभी तक, रियल एस्टेट सेक्टर, उसमें स्लो डाउन है। रियल एस्टेट में स्लो डाउन है तो उस कारण से फिर स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज
प्रॉस्पर नहीं कर पा रही हैं, और स्टील सीमेंट जब प्रॉस्पर नहीं कर रही हैं तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, और एक पूरा का पूरा एक निगेटिव साइकिल या विशियस साइकिल सा स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा चाइना के अंदर अगर डेट टू जीडीपी रेशियो देखा जाए तो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। चाइनाज डेट टू जीडीपी रेशियो ओवरऑल, हम ग्रॉस डेट टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहे हैं, इट इज इन एक्सेस ऑफ 280%। तो दैट इज वेरी हाई। तो डेट टू जीडीपी रेशियो हाई होगा तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑल्सो वेरी हाई, एंड दैट इज नाउ लिमिटिंग द फिजिकल स्पेस फॉर चाइनाज गवर्नमेंट टू ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले तो उन्होंने खूब सारा बोरोइंग कर करके और इकोनॉमिक फिजिकल स्टिमुलस दिया है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ग्रो कराने के लिए, बट दैट हैज लेड टू एन एक्यूमुलेटेड डेट to GDP ratio, very high debt to GDP ratio that has limited or reduced their fiscal space to boost the economic growth in future. उसके अलावा एजिंग पॉपुलेशन, देखिए चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को काफी स्ट्रिंजेंट तरीके से इन्फोर्स किया फॉर अबाउट 35 years in a very stringent manner since 1980s only. वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर रहा है चाइना। जिन भी कपल को दूसरा या तीसरा बच्चा होता है उनके दूसरे या तीसरे बच्चे को जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, वो नहीं मिलते थे। तो इन सब तरीके से जो वन चाइल्ड पॉलिसी उसको काफी स्ट्रिंजेंट तरीके से इन्फोर्स किया चाइना ने, और इस कारण से नाउ चाइना इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ 4:2:1। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी दादा दादी, वो चार, उनके बच्चे एक एक, तो पेरेंट्स, और उनके बच्चे, तो पेरेंट्स हुए दो और फिर उनके बच्चे एक, तो 3 जनरेशन में कैसे सिचुएशन हो गया, 4 दादा दादी नाना नानी, फिर पेरेंट्स 2 हुए और फिर नेक्स्ट जनरेशन एक हुआ। तो मुद्दा ये है कि जो नया जनरेशन आ रहा है जिसको ओल्ड जनरेशन को रिप्लेस करना है उसकी संख्या कम है as compared to the older one. तो with time, because of stringent one child policy, now China is facing the problem of aging population. वहां पे वर्क फोर्स जो है वो ओल्ड एज होता जा रहा है, और यंग जनरेशन टू रिप्लेस द ओल्ड एज वर्क फोर्स इज नॉट कमिंग अप एट द सेम पेस। इस कारण से डिपेंडेंट पॉपुलेशन हु नीड्स केयर प्रोटेक्शन रादर देन हैविंग एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट बैक टू द इकोनॉमी इज लेस। तो मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज मोर एंड यंगर पॉपुलेशन हु कुड कंट्रीब्यूट बैक टू द इकोनॉमी इज लेस। तो इस तरीके से चाइना की जो एजिंग पॉपुलेशन है विच कुड बी सीन इन लिंकेज विथ इट्स स्ट्रिंजेंट पॉलिसी ऑफ वन चाइल्ड इज नाउ क्रिएटिंग इकोनॉमिक चैलेंज फॉर चाइना, क्योंकि वर्क फोर्स अब उतना है नहीं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और इस कारण से प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, क्योंकि अभी लोगों के परिवार में ओल्ड एज पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, तो उनका भी केयर करना है और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इंगेज होना है। तो दैट इज ओवरऑल रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क फोर्स इन चाइना, दैट इज लीडिंग टू डिसेलरेटिंग प्रोडक्टिविटी। उसके अलावा चाइना अर्लियर वाज अ लो इनकम कंट्री, फिर इट बिकेम मिडिल इनकम कंट्री, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर पेस। पिछले कुछ डिकेड्स में, 2-3 डिकेड में तो काफी फास्ट पेस से ग्रो हुआ है। तो उस कारण से लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी इंप्रूव हुआ है। लाइफस्टाइल इंप्रूव होने के कारण अब जो चाइना की इकोनॉमी का सबसे बड़ा एडवांटेज था चीप लेबर, वो एडवांटेज अब खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया। तो नाउ द डेली वेजेस या ओवरऑल मंथली सैलरी फॉर एन एवरेज वर्क इज ऑल्सो वेरी हाई because of improved lifestyle. So the advantage that China's economy had 2 to 3 decades ago of cheap labor is now gone. तो जिसका खूब सारा फायदा उठाया है चाइना ने, और जिसका फायदा उठा करके अब चाइना डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका है इन सेवरल वेज। ऑन पीपीपी बेसिस इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी ओनली। कई सारे पैरामीटर्स में चाइना कैन बी कंसिडर्ड डेवलप्ड, बट इस कारण से अब वहां का जो लेबर फोर्स वाला एडवांटेज था, चीप लेबर फोर्स वाला एडवांटेज, दैट इज गॉन, एंड दैट इज व्हाई नाउ चाइना इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस products, goods and services at a cheaper rate that it used to produce earlier, and that is why now China is not able to dominate the global export market that it used to do earlier, and that is now limiting China's growth rate. तो ये सब कुछ इंटरनल चैलेंजेस हैं
डेट टू जीडीपी रेशियो, रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन, एजिंग पॉपुलेशन, प्रोडक्टिविटी का नीचे गिरना एंड लेबर कॉस्ट बढ़ना बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल। कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी फेस कर रहा है चाइना। देखिए, चाइना राइट सिंस द टाइम ऑफ कोविड, उस टाइम से चाइना की जो सॉफ्ट पावर है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इमेज, वो काफ़ी टार्निश हुई है वर्ल्ड स्केल पे। साथ ही साथ चाइना ने उस टाइम में काफ़ी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज भी अडॉप्ट किए। भारत के साथ गलवान वैली कन्फ्लिक्ट हुआ, मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को उसने ओपन थ्रेट दिया था बाय राइटिंग ए 20 पॉइंट्स लेटर थ्रेटनिंग ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया हैड डिमांडेड ऑन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी अबाउट ओरिजिन ऑफ कोविड। तो तब से चाइना की इमेज काफ़ी खराब हुई है। यूएस तो ऑलवेज वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट चाइना's ग्रोथ बिकॉज यूएस सी चाइना एज इट्स कॉम्पिटिटर विच कुड चैलेंज इट्स डोमिनेंस इन ग्लोबल ऑर्डर। तो यूएस तो चाहता ही था चाइना के ऊपर अलग अलग तरीके के ट्रेड सैंक्शंस लगा करके चाइना की ग्रोथ को लिमिट करना। बाकी कोविड के टाइम में चाइना ने अपनी इमेज खुद ही खराब कर ली, और इसका नतीजा ये हुआ कि यूएस ने कई सारे टैरिफ सैंक्शंस लगाए, ट्रेड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए। टैरिफ सैंक्शंस मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि चाइना का ट्रेड हैम्पर हो। और यूएस के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो फॉलोड द सूट, और भारत गलवान वैली इंसिडेंट के बाद ऑल्सो हैज बिकम विजिलेंट। ऑस्ट्रेलिया जो पहले चाइना के साथ काफी सारा कोऑपरेशन करता था, इट हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू पार्ट वेज। जापान तो अब ऑलरेडी इज इन डिस्प्यूट, और जापान ऑलवेज हैज बीन विजिलेंट अगेंस्ट चाइना। तो मिला जुला करके चाइना का एक ही ट्रेडिंग पार्टनर बच जाता है, वो है रसिया, जिस कारण से चाइना की जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफी हद तक कंटिन्यू हो रही है। अदरवाइज इट इज फेसिंग ट्रेड सैंक्शंस फ्रॉम मेजर इकोनॉमिक पावर्स लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। दैट इज कॉजिंग एन एक्सटर्नल चैलेंज फॉर चाइना's इकोनॉमी। जब एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा तो फिर अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कैसे कर पाएगा, वर्चुअस साइकिल को मेंटेन कैसे करेगा। चाइना की इकोनॉमी हमेशा से ही एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी रही है, वो एडवांटेज धीरे धीरे चाइना का जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे इंटरनल इकोनॉमिक चैलेंजेस तो हैं ही, कहीं ना कहीं अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी भी जिम्मेदार है विच हैज टार्निश्ड सॉफ्ट पावर ऑफ चाइना। उसके अलावा चाइना का जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें स्टील सेक्टर काफी डोमिनेटिंग रहा है, बट स्टील सेक्टर या स्टील मैन्युफैक्चरिंग चाइना की स्ट्रगल कर रही है। नाउ द लो कॉस्ट एडवांटेज ऑफ स्टील सेक्टर ऑफ चाइना इज नो लॉन्गर देयर विथ इट, एंड दैट इज व्हाई चाइना स्टील मार्केट में उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा जैसा ये पहले किया करता था, एंड दैट इज हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ चाइना। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो चाइना की इकोनॉमी हाल फिलहाल में फेस कर रही है। अब इसका इम्पैक्ट भारत पे कैसे पड़ सकता है? भारत के लिए देखिए, कुछ फायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। फायदा सरल है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बात पे एनालिसिस किया था, इस टॉपिक पे एक चैप्टर डिवोट किया था, जहां इकोनॉमिक सर्वे ने एक आइडिया प्रपोज किया था जिसको नाम दिया गया था चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। As per this China plus one strategy, many global manufacturers who had earlier established their factories in China because of huge domestic demand in China's economy now are looking forward to establish one complementary या substitute factory in nearby similar economies. चाइना से पूरी तरह से अपना प्रोडक्शन खत्म नहीं करना चाह रहे, बट दे आर लुकिंग टू एस्टैब्लिश सिमिलर काइंड ऑफ फैक्ट्री इन अदर सिमिलर इकोनॉमीज, एंड मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट इज इंडिया। इसी को कहा गया चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। आई जस्ट होप आपको ये बात समझ आ रही है कि जो भी चाइना के अंदर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो एफडीआई के अंतर्गत चाइना के अंदर उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, यूएस से या यूरोपियन यूनियन के जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं हु हैड एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज इन चाइना, नाउ दे नो कि द इकोनॉमिक क्लाइमेट इज चेंजिंग। चाइना में नो लॉन्गर बी दैट अट्रैक्टिव। चाइना का जो मार्केट जो है अब वो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना ग्रो कर रहा था, जिस हिसाब से वहाँ डिमांड बढ़ रही थी, अब भविष्य में शायद से ऐसा ना हो, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी का ग्रोथ जो है अब स्लगिश हो रहा है। प्लस दुनिया भर के जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो चाइना को लेकर के धीरे धीरे एक निगेटिव आउटलुक तैयार कर रहे हैं। तो चाइना में प्रोडक्शन करके उसको वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाना आने वाले साल में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और इसी कारण से जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना के बाहर भी चाइना जैसे सिमिलर इकोनॉमीज में अपनी अपनी एक
फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। इसी को नाम दिया गया है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। और उसी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का नतीजा आप मान सकते हैं कि फॉक्सकॉन स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ एप्पल मोबाइल फोन्स इन इंडिया, इंडियन स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो चाइना के अंदर जो स्लोडाउन है उसका फायदा भारत और भारत जैसे इकोनॉमी जैसे वियतनाम को मिल सकता है। बांग्लादेश भी एक प्रोबेबल कैंडिडेट था, लेकिन करंट पॉलिटिकल केओस इन बांग्लादेश हैज नाउ लिमिटेड द पॉसिबिलिटी फॉर बांग्लादेश टू मेक एडवांटेज आउट ऑफ द ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन चाइना। तो भारत वियतनाम जैसे देश हैं, मलेशिया सिंगापुर को भी कुछ फायदा हो सकता है, बट इंडिया एंड वियतनाम आर द मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट्स जिनको चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से फायदा हो सकता है, ऐसा कहा इकोनॉमिक सर्वे ने। तो ये तो एडवांटेज है जो भारत को मिल सकता है बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन चाइना। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है तो इसका डिमांड या कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत के कई सारे एक्सपोर्टर जो सामान बेचते हैं चाइना के अंदर, उनका एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होगा, तो इससे भारत की जीडीपी को भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा चाइना एक मेजर इकोनॉमी है दुनिया की, तो वहाँ पे अगर स्लो डाउन होगा तो देयर विल बी ग्लोबल फाइनेंशियल टर्बुलेंस, ग्लोबल इकोनॉमिक टर्बुलेंस, एंड दैट मे ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन सम प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो ये सब कुछ चैलेंजेस भारत की इकोनॉमी को देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन चाइना। तो एक सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे रखा है कि क्या डिफिकल्टी फेस कर रहा है चाइना की इकोनॉमी और इससे भारत को क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो डिफिकल्टीज आप एक्सप्लेन कर देना, जितना हो सके उतना डेटा दे पाना, जितना डेटा दोगे उतना अच्छा रहेगा कि मौजूदा टाइम में इस परसेंट से ग्रो कर रहा है, आईएमएफ के हिसाब से आने वाले टाइम में द ग्रोथ रेट इज बाउंड टू डिक्लाइन। फिर किन किन सेक्टर से प्रॉब्लम है, डेमोग्राफिक चैलेंजेस, एजिंग इकोनॉमी, रियल एस्टेट क्राइसिस, ये सब लिख देना। ट्रेड रिलेटेड टेंशंस लिख देना। भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसमें बेनिफिट्स एंड थ्रेट्स दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करके लिख देना, फिर एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देना। ट्राई कीजिए खुद से लिखने का, काफ़ी सरल सवाल है ये। अगर कठिनाई हो तो फिर आप हिंट्स पढ़ करके अपने आंसर को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 165th इनकम टैक्स डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत के अंदर इनकम टैक्स की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1860 by Sir James Wilson, who was a British economist and financial advisor to British India administration. तो सर जेम्स विल्सन का नाम आप याद रख सकते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया भारत के अंदर। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करने के पीछे 1857 का रिवोल्ट कुछ हद तक जिम्मेदार था, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है इट वाज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, और उस फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए फिर एक नए तरह के टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो ब्रिटिश एक्सचेकर है, ब्रिटिश इंडिया का जो एक्सचेकर है, सरल भाषा में कहें तो सरकारी खजाना, उसको वापस से ऑगमेंट किया जा सके। और इसी आइडिया से गाइडेड होकर के इनकम टैक्स एक्ट लाया गया 1860 में। अब फिर उसके बाद कई सारे बदलाव किए गए उस इनकम टैक्स एक्ट में, और सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट कर करके नए नए प्रोविजंस ऐड किए गए। मौजूदा टाइम में इनकम टैक्स जो हमारे देश में लगाया जाता है दैट इज अप्लाइड एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, बट सिंस फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860, इसीलिए इस साल हमारे देश में मनाया जा रहा है 165th इनकम टैक्स डे। इनफैक्ट 24 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है इनकम टैक्स डे। तो इस साल का जो 24 जुलाई था 2024 का, दैट वाज 165th इनकम टैक्स डे, उसी को हाल फिलहाल में सेलिब्रेट किया गया है। हाँ, वो 24 जुलाई को, लेकिन सेलिब्रेशन कल हुआ है 21 अगस्त को। दैट वाज एंड द सेलिब्रेशन वाज प्रिसाइडेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। तो उसी सेलिब्रेशन के दौरान वाइल सेलिब्रेटिंग 165th इनकम टैक्स डे जो है 24 जुलाई को, मत भूलिएगा, ना कि 21 अगस्त को, कल बस सेलिब्रेट किया गया है। तो उसी सेलिब्रेशन के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने टैक्स ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा कि आप जो टैक्स नोटिसेस भेजते हैं टैक्स पेयर्स को, उसमें सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करें और कोशिश करें कि टैक्स नोटिस में अननेसेसरी फियर ना क्रिएट करें टैक्स पेयर्स के अंदर। नोटिस जो आप भेजते हैं उसमें प्रॉपर रीजन क्रिस्टल क्लियर मैनर में लिखा होना चाहिए कि
आपके ऊपर इतना टैक्स लगाया जा रहा है, आप हमारे असेसमेंट के हिसाब से आपका टैक्स लायबिलिटी इतना बनता है, और बिना किसी थ्रेट के उनको टैक्स पेयर्स को थ्रेटन नहीं करना है, टैक्स पेयर्स के साथ सरल भाषा का प्रयोग करना है, और जो भी टैक्स नोटिसेस भेजे जाने चाहिए वो फेसलेस तरीके से भेजे जाने चाहिए। उसमें किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर या ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स के नाम नहीं होने चाहिए, और रादर एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जाना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर्स इंडिविजुअल्स के आते ही जैसे ही फेस आ जाता है वहां पे स्कोप बन जाता है थ्रेटनिंग का टू द टैक्स पेयर्स। ये फलाना ऑफिसर की तरफ से आपको नोटिस आया, वो ऑफिसर का कॉल आएगा, आपको वो डराएगा, कभी इलीगल तरीके से कभी लीगल तरीके से। तो ये जो तरीका होता है टैक्स असेसमेंट का एंड टैक्स रिकवरी का, वेयर एन इंडिविजुअल ऑफिसर इज डायरेक्टली फेस फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट, दैट समटाइम्स प्रोवाइड्स इनफ स्कोप फॉर करप्शन एंड थ्रेटनिंग ऑफ द टैक्स पेयर्स, विच इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज टैक्स टेररिज्म। तो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि हमें फेसलेस रिजीम को प्रमोट करना है। टैक्स असेसमेंट एंड टैक्स रिकवरी में नोटिसेज जो भेजने हैं वो सिंपल लैंग्वेज में भेजना है, एंड साथ ही साथ उसके अंदर लॉजिक या रीजन टैक्स असेसमेंट का एकदम सिंपल और क्रिस्टल क्लियर तरीके से मेंशन करना है, ताकि किसी भी तरीके के टैक्स टेररिज्म से बचा जा सके। टैक्स टेररिज्म एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि जब टैक्स अथॉरिटीज अनड्यू प्रेशर अप्लाई करते हैं टैक्स पेयर्स के ऊपर, समटाइम्स लीगल एंड समटाइम्स इलीगल या एक्स्ट्रा लीगल मीन्स, इन ऑर्डर टू रिकवर टैक्स, इस तरीके की एक्टिविटीज को कहा जाता है टैक्स टेररिज्म। कभी कभार टैक्स टेररिज्म जो है वो इतना ज्यादा हरासमेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है कि टैक्स पेयर्स इन पास्ट, सम ऑफ द प्रोमिनेंट टैक्स पेयर्स इन द पास्ट हैव succumbed to that pressure, committed suicide. CCD के owner VG Siddhartha committed suicide allegedly because of harassment by tax authorities. So that is an example of tax terrorism leading to undue pressure on taxpayers, causing damage, mental harassment to taxpayers. तो इस तरीके से टैक्स टेररिज्म पे आपसे मेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और टैक्स टेररिज्म को डील करने के लिए 165th इनकम टैक्स डे पे निर्मला सीतारमण जी ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए टैक्स ऑफिसर्स को। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेरिटेज ब्लॉक्स इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, असम सरकार ने अपने स्टेट असम के अंदर इंपॉर्टेंट जो हेरिटेज एरियाज हैं, कल्चरल या हेरिटेज एरियाज हैं, कल्चरल हेरिटेज एरियाज का मतलब है वो एरियाज जो हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका प्रोटेक्शन जरूरी है एज फार एज कल्चरल लीनिएज इज कंसर्न, ऐसे एरियाज को हेरिटेज एरिया डिक्लेयर करने का फैसला किया है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट historic areas which have cultural significance, Assam government has decided to declare such areas as heritage blocks. अभी करेंटली इस नोटिफिकेशन की मदद से 3 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है एज हेरिटेज ब्लॉक्स। इंटायर मजूली आइलैंड, बोरपेटा 17 और उसके अराउंड 5 किलोमीटर वाला रेडियस का लैंड, बोरदोवा थान और उसके अराउंड 5 किलोमीटर रेडियस वाला लैंड, इनको डिक्लेयर किया गया है हेरिटेज ब्लॉक। हेरिटेज ब्लॉक डिक्लेयर करने से अब होगा क्या कि इस एरिया के अंदर जो भी जमीनें हैं उनको खरीदने और बेचने के लिए स्पेशल प्रोविजन अप्लाई होगा। ओनली दोज पीपल हु आर लिविंग इन दिस हेरिटेज ब्लॉक फॉर 3 generations कैन नाउ बाई और सेल लैंड्स इन दीज नोटिफाइड एरियाज। इससे कोशिश की जाएगी कि इस एरिया का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो बना रहे। सरकार ने साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में और भी ऐसे एरियाज को इंक्लूड किए जा सकते हैं अंडर हेरिटेज ब्लॉक। हेरिटेज ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए असम सरकार का जो लैंड रिलेटेड कानून है, असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1886, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा थ्रू अ सब्सिक्वेंट बिल। मजूली आइलैंड की बात की जाए तो आपको पता है इट्स अ रिवराइन आइलैंड और ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके 3 साइड में अगर देखा जाए तो एक तरफ ब्रह्मपुत्र है, दूसरी तरफ एक डिस्ट्रीब्यूटरी है खरकुटिया, और ऊपर से आती है सुबनसिरी नदी, विच कलेक्टिवली फॉर्म्स दिस रिवराइन आइलैंड मजूली।
इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। एक वक्त तक तो इसका एरिया लगभग 1250 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ लैटरल इरोजन बाय फास्ट मूविंग स्ट्रीम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसका एरिया लगातार कम होता जा रहा है। नाउ इट हैज रिड्यूस समवेयर क्लोज टू 350 स्क्वायर किलोमीटर। तो इरोजन और उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस पे कभी आप आंसर लिख रहे हो तो ये डेटा आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे मजूली आइलैंड का एरिया लगातार कम होता जा रहा है, विच इज कल्चरली सिग्निफिकेंट एरिया, जिसको हाल फिलहाल में असम सरकार ने हेरिटेज ब्लॉक भी डिक्लेयर कर दिया है। इस हेरिटेज ब्लॉक वाले अनाउंसमेंट के अलावा दो और अनाउंसमेंट किए गए हैं कि वो विलेज है जहां पे 80% या उससे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, उसको माइक्रो ट्राइबल बेल्ट या ब्लॉक डिक्लेयर किया जाएगा। इस तरह के माइक्रो ट्राइबल बेल्ट ऑलरेडी असम स्टेट के अंदर 12 हैं, और भी इस तरह के माइक्रो ट्राइबल बेल्ट्स बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक डिमांड। तो 80% या उससे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन होगा तो उसको डिक्लेयर किया जाएगा माइक्रो ट्राइबल बेल्ट। 12 सच माइक्रो ट्राइबल बेल्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ असम। एक और अनाउंसमेंट किया गया है, अरुणोदय स्कीम के अंतर्गत 10,000 बेनिफिशियरीज फ्रॉम एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी एडेड in order to extend the overall coverage of this welfare program अरुणोदय। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्लो लॉरिस साइटेड इन असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसे स्पीसीज से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। न्यूज ये है कि एक रेयर स्पीसीज प्राइमेट स्पीसीज है। प्राइमेट स्पीसीज मतलब ग्रुप ऑफ मैमल्स बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ ह्यूमंस, एप्स, मंकीज, वो सब प्राइमेट्स कहे जाते हैं। तो उसी प्राइमेट स्पीसीज को बिलोंग करने वाला एक स्पीसीज है स्लो लॉरिस, दैट वाज साइटेड इन चिरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एट इंडिया भूटान बॉर्डर। द न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये आर्टिकल मैं इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि स्लो लॉरिस के बारे में आपको बता सकूं, इसके कुछ फैक्ट्स सिखा सकूं, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्लो लॉरिस स्पीसीज की अगर बात की जाए तो ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और ये अकेला वेनोमस प्राइमेट है, मतलब जहरीला है, अकेला प्राइमेट। बाकी जो भी प्राइमेट्स हैं बंदरों में, इंसान और बाकी जो लंगूर वगैरह हैं, ये वेनोमस नहीं है। आर्बोरियल है, मतलब ये ट्रीज पे ही रहना पसंद करता है। इट कम्स डाउन ऑन फॉरेस्ट फ्लोर ओनली व्हेन इट हैज टू डेफिकेट, अदरवाइज इट प्रेफर्स टू स्टे ऑन ट्री ओनली। स्लो लॉरिस की बात की जाए तो इसके टोटल 9 स्पीसीज हैं, लेकिन भारत में मेनली मिलता है बंगाल स्लो लॉरिस। बंगाल स्लो लॉरिस की अगर बात की जाए तो IUCN में इट इज कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड। IUCN रेड डेटा बुक में इसको इंडेंजर्ड की तरह कैटेगराइज किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या साइट्स जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है, दोनों में इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वियतनाम से लेकर के चाइना तक ये स्लो लोरिस मिलता है। भारत के अंदर बंगाल स्लो लोरिस की अगर बात की जाए तो है नाम इसका बंगाल स्लो लोरिस, लेकिन मिलता सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। याद रखने वाली बात है ये कि नेम्ड इट इज बंगाल स्लो लोरिस बट इट इज फाउंड मेनली इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बंगाल स्लो लोरिस की बात की जाए तो इट इज नॉक्टर्नल, मींस इट इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ओमनीवोरस मतलब इट ईट्स बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इनटेक ये लेता है। स्लो लोरिस से रिलेटेड जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि वेनेवर इट इज थ्रेटेंड, इसके आर्म्स के अराउंड एक ग्लैंड जैसा है जिसको ये लिक करता है, और लिकिंग करने से वहां पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है इसके आर्म्स से, जो टॉक्सिक एलिमेंट इसके सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और उसका इस्तेमाल करता है ये ड्यूरिंग बाइटिंग इट्स एनिमीज या एडवर्सरीज। तो अपने आर्म्स के अराउंड इसके ग्लैंड्स है, उसको ये लिक करेगा, वहां से कुछ टॉक्सिक कंटेंट रिलीज होता है, उसको ये अपने सलाइवा के साथ मिक्स कर लेता है जो जहरीला होता है, और ये अपने ऊपर अटैक करने वाले पोटेंशियल थ्रेट को वहां से बाइट करके किल भी कर सकता है। दैट मेक्स स्लो लोरिस वन ऑफ द ओनली वेनोमस प्राइमेट। तो पूरा का पूरा वैसे तो लोरिस स्लो लोरिस वेनोमस प्राइमेट है, उसके अंदर बंगाल स्लो लोरिस की हम बात कर रहे हैं जो भारत के अंदर मिलता है। बंगाल स्लो लोरिस
का जो आर्म्स के नीचे ग्लैंड है उसको लिख करके ये टॉक्सिक एलिमेंट क्रिएट कर सकता है, जिसका ये इस्तेमाल करता है वाइल बाइटिंग इट्स एडवर्सरीज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ ड्यूरिंग सम थ्रेट। बंगाल स्लो लोरिस की अगर बात की जाए तो इट प्रेफर्स टू स्टे सॉलिटरी, अकेला रहना पसंद करता है। इट इज अ टेरिटोरियल एनिमल। टेरिटोरियल मतलब इसके एरिया में अगर कोई दूसरा एनिमल आए तो इसको पसंद नहीं आता है। उसके अलावा काफी टाइम तक ये मोशनलेस रहना पसंद करता है, हिलता डुलता नहीं है काफी लंबे समय तक, सॉलिटरी रहना पसंद करता है। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्पीसीज। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, द न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट कि एक स्लो लोरिस देखने को मिला इन चिरांग डिस्ट्रिक्ट, बट स्लो लोरिस प्राइमेट है, ओनली वेनमस प्राइमेट, वेनमस प्राइमेट, और उसके अंदर 9 स्पीसीज होते हैं। भारत के अंदर मिलता है बंगाल स्लो लोरिस, और नाम है बंगाल स्लो लोरिस, लेकिन मिलता सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। और किस तरीके से ये अपने वेनम्स का इस्तेमाल करता है, IUCN में ये इंडेंजर्ड की तरह कैटेगराइज्ड है। ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 2+2 डायलैक्ट से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है बट दूसरा गलत है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लिक्विड वाटर ऑन मार्स, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। हेफलिक लिमिट, दूसरा स्टेटमेंट जो है एपोप्टोसिस, दैट मींस डेथ ऑफ सेल्स, so that is why second statement is wrong. That's all from our side for today. Thanks for watching.